Hello everyone, welcome class 12 students to today video lecture. क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे विद द लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले एक चीज समझो क्लास यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स के बारे में जब भी आप सोचते हो कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मुझे क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में 95% मार्क्स लाने हैं, मोर देन 95% मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझो क्लास कि अब क्लास 12 का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, इंग्लिश उठाओ, बीएसटी उठाओ, अकाउंट्स उठाओ, इकोनॉमिक्स उठाओ, अगर आप मार्क्स लाना चाहते हो ना, एक्चुअली में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हो ना, वहीं पे पहले प्लानिंग सेट करो, पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ कि वो सब्जेक्ट पढ़ना कैसे चाहिए। आपने खुद क्लास ऑब्जर्व करा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जो पूरा टाइम पढ़ते इतनी मेहनत करते फिर भी उनके मार्क्स इतने नहीं आ पाते जितना वो पढ़े होते हैं। रीजन पता है क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग। क्लास ऐसा नहीं होता कि पढ़ते चले जाओ मार्क्स आ जाएंगे। नो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप ये बात जानते हो कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास किसी भी सब्जेक्ट की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसकी एक प्लानिंग बनाओ, पूरा चॉक आउट करो कि यार इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी है सब्जेक्ट को पढ़ने की कि मैं 95% स्कोर करूँ या फुल मार्क्स स्कोर करूँ। अब एक बात बताओ क्लास, एवरी ईयर सेमिनार्स होते हैं, हम लोग हर साल सेमिनार में जाते हैं, इको के, बीएसटी के, हम सेमिनार्स में जाते हैं। हम क्यों जाते हैं? क्या होता है सेमिनार्स में? यही तो बताया जाता है कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 95% से ज़्यादा नंबर लाएं। वही स्ट्रैटेजीज आज मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगी। तो इनिशियल 4 to 5 मिनट्स आई डिवोट हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स। पढ़ना कैसे है क्लास 12 में, पढ़ना क्या है वो तो ठीक है, अगर बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ते चले जाएंगे तो हो सकता है हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले क्लास जो चीज़ें इस साल के वेबिनार में डिस्कस हुई है, मैं पहले आपसे वो शेयर करूंगी। क्लास देखो, जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको पता है ये भी 40 मार्क्स के, ये भी 40 मार्क्स के, दोनों इक्वल वेटेज के, तो कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी। यहाँ पे आप मान के चलो 90% थ्योरी और सिर्फ 10% न्यूमेरिकल्स। 90% थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानते हैं इको को। अब क्लास क्या है, इसको पढ़ने का सही स्ट्रैटेजी क्या है, जो सीबीएसई हमें कहती है वो स्ट्रैटेजी है। बच्चे सोचते हैं इंडियन इको तो बहुत आसान है, इंडियन, लेकिन क्लास अगर आप इस साल का बोर्ड एग्जाम पेपर देखो ना इको का, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजी आई थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, जबकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्विस्ट था। जो भी ट्विस्ट था वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेक्शन में था, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में था। एंड ये बात ध्यान रखना क्लास, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं। समझ लो, व्हाट डू मीन बाय मनी सप्लाई, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, explain the equilibrium of aggregate demand, aggregate supply, explain the procedure of credit creation, direct questions। अगर questions twist करके आए या घुमा के आए तो why इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से, जिसे आप सब लोग यूं ही इग्नोर कर देते हो, ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। क्लास अभी भी जो रिसेंटली हमारा वेबिनार हुआ इकोनॉमिक्स के ऊपर, मैं यहाँ पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ क्योंकि वेबिनार तो सब सब्जेक्ट्स को हो गया है एक्सेप्ट इंग्लिश, बीएसटी अकाउंट सबको हो गया है। अगर हम इको की बात करें ना, तो इको में ऐसी स्ट्रैटेजी बताई है सीबीएसई ने कि वो सबको फॉलो करनी चाहिए। सीबीएसई कहता है बहुत बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं कि जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको कि पहले आप एक बुक कंप्लीट कर रहे हो फिर एक बुक कंप्लीट करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। सीबीएसई कहती है परफेक्ट मेथड टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज कि पहले आप 40% इंडियन इको कवर करो। इसका लॉजिक बताऊंगी मैं क्यों कहती है सीबीएसई। 40% आप इंडियन इको कंप्लीट करो, देन आप मैक्रो पे आओ 40%, देन बची हुई इंडियन इको, देन मैक्रो। इसका लॉजिक है, सीबीएसई कहती है जो थ्योरी होती है ना, जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें से काफी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं। सीबीएसई कहती है जब आप थ्योरी को पहले पढ़ के रख लेते हो साइड में, तो आपके पास एक बेनिफिट होता है कि जब आप मैक्रो पढ़ रहे होगे ना, तो आप इस थ्योरी को टाइम निकाल के, कभी संडे कभी सैटरडे, जो भी छुट्टी वाला टाइम होता है उसमें आप रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है क्लास थ्योरी आप ज़्यादा दिन याद करके नहीं रख सकते। थ्योरी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि याद नहीं होते, भूल जाते हैं सभी बच्चे। मेरे पास जो बीएसटी के स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, मैम हमसे लर्न नहीं हो रहा, मैम लर्न किया था भूल गए। तो क्लास सबके साथ होता है, आपके साथ भी मेरे साथ भी।
ट्रिक क्या है थ्योरी को पढ़ने की कि थ्योरी को ना बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो सीबीएसई कहता है पहले आप 40% इंडियन इको कंप्लीट कर लो, उसे साइड कर लो, देन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे ना और उसके बीच में आपको कभी टाइम मिला, सैटरडे संडे कोई ऑफ आ गया, तो इंडियन इको का वो जो आप चैप्टर पढ़ चुके हो, जो आप नोट्स हैं आपके पास जिसके, उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, फटाफट फटाफट उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपके पास थ्योरी रेडी है तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। जब आपकी थ्योरी पक्की हो जाएगी तो आप मैक्रो रिवाइज करना शुरू कर दो। ऐसे करते करते चलना चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। जो ये करते हैं ना, पहले सीधा मैक्रो कंप्लीट कर ली पूरी, फिर इंडियन इको, स्टूपिडिटी है, स्टूपिडिटी। आप वो छोटी छोटी चीजें ध्यान रख ही नहीं पाओगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी इसलिए क्लियर करी है क्लास, क्योंकि हम इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो सीबीएसई ने हमारे सामने स्ट्रैटेजी रखी है। और इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं सीबीएसई में, अगर उन्होंने हमें कोई स्ट्रैटेजी बताई है तो ऑब्वियसली वो वर्क करेगी ही करेगी। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो उसी को देखते हुए क्लास पहले हम 40% इंडियन इको कंप्लीट करेंगे। एंड इंडियन इको को आप बच्चे हल्के में मत लेना प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इंडियन इको लर्न तभी होगी क्लास जब समझ आएगी, वरना तो रट्टाफिकेशन के मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको बोर्ड में। इतने ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे कि आपको रट्टाफिकेशन के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले 40% इंडियन इको को पहले हम कंप्लीट कर देंगे। इंडियन इको में जब हम डिस्कशंस करेंगे तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी, जैसे कि मैं आपको बीएसटी में बताती हूँ, जो आपको बोर्ड में लिखनी है टू स्कोर फुल मार्क्स। अगर वो आप लाइंस मिस कर दोगे तो आपके कहीं ना कहीं नंबर कटेंगे। अगर आप चाहते हो आपको हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले तो मैं आपको साइड बाय साइड में इंपॉर्टेंट लाइंस बताती जाऊंगी जो आपको हर टॉपिक में लिखनी है। इज दैट क्लियर क्लास? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। Yes class, let's start with the chapter number 1 on Indian economics, Indian economy on the eve of independence. Class पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक पढ़ेंगे, तो एक बात ध्यान रखना क्लास, हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे तो फोकस करेंगे। वी हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि जब आपको चीजें समझ आ जाएंगी तो उनको लर्न करना तो आपके लिए यूं कहते हैं ना, विद इन सेकेंड्स यू कैन लर्न। मेन आपको समझना है, आप जब समझ लोगे तो चीजें लर्न करना बहुत आसान है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है क्लास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब मैं आपको कोई भी टॉपिक कराऊंगी, चाहे वो टॉपिक इंट्रोडक्शन हो, कितना इजी टॉपिक हो, कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, हमेशा टॉपिक के साथ साथ मैं आपको वो क्वेश्चंस बताती जाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको किसी भी टॉपिक में, हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑन द आंसर शीट। तो आप आंसर शीट पे उसको कैसे प्रेजेंट करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। जब हम बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं, जैसे मैं एवरी ईयर आप देखते हो हम बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं, तो क्लास प्रेजेंटेशन मैटर करती है। मान लो इस बात को, मैं भी चेक करती हूँ पेपर, मेरे साथ और भी टीचर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आप आंसर में क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आप क्लास ध्यान से देखो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव का मतलब है वैसे तो होता है इवनिंग, शाम, लेकिन यहाँ पे इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हमारा देश जस्ट 15 अगस्त 1947 को फ्री हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है इसमें से। और जब से क्लास अब पैटर्न चेंज हुआ है ना, मतलब 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स ही आते हैं, पेपर ट्रिकी होने लगे। 10 क्वेश्चन इंडियन इको से, 10 मैक्रो से आपके आएंगे 1 मार्क्स के, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे मैं स्पेशली फोकस करूंगी जो आप लोग इग्नोर कर देते हो, फिर वो एग्जाम में आपके सामने आई होती है। ठीक है, अब क्लास ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब हमारा देश जस्ट आजाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। ठीक है क्लास, जैसे ही चैप्टर शुरू होता है सीबीएसई की नजर पड़ती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसे आप सब लोग भूल जाते हो, और वो टॉपिक है सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट। यानी कि बोला गया है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, वैसे तो बुक आप कोई भी फॉलो करो भाई, बीइंग अ टीचर मुझे तो 10-15 बुक्स रीड करनी पड़ती है, देन हम आपके सामने लेके आते हैं क्या बेस्ट है।
यही होता है ना टीचर का रोल कि इतनी सारी बुक्स रीड करी, उसमें से जो बेस्ट कंटेंट है वो आपके सामने लाया जाए ताकि आपको इतनी टेंशन ना हो। तो क्लास डोंट यू वरी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें इतने सालों से हम यही करते हैं, बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, देन हमें पता चलता है अच्छा ये टॉपिक इस बुक से अच्छा है तो हमें बच्चे के सामने एक प्रेजेंट करना है। हम इतने सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये टॉपिक इस बुक में से बच्चे को कराना है। तो डोंट यू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट नीड टू फोकस व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। क्लास जैसे ही चैप्टर शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने ना कभी इंडिया की फिक्र नहीं करी, और वो करेंगे भी क्यों, उनकी कंट्री तो थी। तो उन्होंने कभी इंडिया की फिक्र नहीं करी और ना ही कभी यहाँ की इकोनॉमी को सोचना, इकोनॉमी के बारे में सोचा, उसको सुधारने की कोशिश करी। ना ही उन्होंने कभी हमारी इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि एक्चुअली टोटल इनकम है कितनी कंट्री, ये सब एफर्ट्स उन्होंने कभी नहीं लगाए। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट है क्लास, ये 5 इकोनॉमिस्ट, इनके नाम तो आपको यहीं कहीं लर्न कर लो, जिन्होंने सबसे पहले कोशिश करी इंडिया के आउटपुट को, इंडिया की नेशनल इनकम को काउंट करने की। इन्होंने सोची यार हम चलो अपने देश की इनकम तो काउंट करें। तो क्लास वो जो इकोनॉमिस्ट है आपको बहुत अच्छे से उनके नाम ले मुझे, दादा भाई नारोजी, लर्न दिस थिंग्स, विलियम डिग्बी, फिंडिशरास, वीके आरवी राव, आरसी देसाई। एटलीस्ट क्लास 4 के नाम तो लर्न करिए ना, 5 बार याद रहे ना। तो ये चैप्टर के स्टार्ट होते ही आप कोई भी बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, कोई सेमिनार उठा लो, केवी या गवर्नमेंट स्कूल्स के जो उन्हें बुकलेट मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो कुछ भी उठा लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है नेम सम इकोनॉमिस्ट at the time of independence and name some economists who tried to calculate the national income of India just after independence। important question बनता है बहुत, तो आपको इन इकोनॉमिस्ट के नाम क्लास जरूर लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर की थीम पे। देखो ये चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है क्लास, कि इंडियन इकोनॉमी जब बिल्कुल इंडिपेंडेंस का टाइम था तो जो इंडियन इकोनॉमी थी हमारी, उसके ये 6 सेक्टर्स हैं जिनके बारे में डिटेल पढ़ी कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी हमारी, ये हम किन चीज़ों को लेके स्टडी करेंगे हम इन 6 सेक्टर्स को। यानी बेसिकली हम इन सेक्टर में स्टडी करना है एग्रीकल्चर की क्या हालत है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड क्लास मार्क कर लो, इनमें से किसी एक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ये ब्लूप्रिंट में मेंशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये कंफर्म है कि आपके बोर्ड में इन 6 सेक्टर में से एक सेक्टर का क्वेश्चन आना ही आना है, मार्क माय वर्ड्स। ओके क्लास, अब क्लास जब हम इसके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे इस चैप्टर को, तो क्या पढ़ेंगे हम, एक एक सेगमेंट को उठाएंगे, एक एक सेक्टर उठाएंगे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाएंगे, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपने छोटे छोटे इतने पॉइंट्स हैं जो सभी आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। कोई भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा ना हो क्लास जो आपको ना आता। हम इस हिसाब से पूरी स्टडी प्लान करेंगे, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, मतलब कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो आपको ना आता हो। इज दैट क्लियर क्लास? तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन देखते हैं एट द टाइम ऑफ independence. Let's talk about the first point, features of Indian agriculture on the eve of independence. Yes class, we would be discussing कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, क्या हाल था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 1, लो प्रोडक्टिविटी। यस, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड पे आप कितनी क्रॉप्स उगा सकते हो। एक लैंड का आपको एरिया दिया तो आप उस पर कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो। तो जैसे कि उस टाइम हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना HYV सीड्स थी, कुछ भी नहीं था, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम वो बहुत लो थी। मतलब इतना लैंड एरिया होने के बाद भी जो कल्टीवेशन में यूज होता था, मतलब एग्रीकल्चर के लिए इतनी लैंड होने के बावजूद जो प्रोडक्शन थी हमारी वो बहुत कम थी। अब क्या देखो, व्हाट यू हैव टू राइट इन बोर्ड एग्जाम्स, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, मतलब इतनी कम थी कि हम कह सकते थे कि जो इंडिया था इट वाज इन अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। इस चीज को मार्क कर लो, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो दैट वी कुड कॉल इट अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। आप इजीली बोल सकते हो कि इंडिया का बैकवर्ड स्टेट है, पिछड़ा हुआ। प्लस ये पॉइंट आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मेंशन करना है। डिस्पाइट लार्ज एरियाज अंडर कल्टीवेशन, मतलब इतनी लैंड थी जो कल्टीवेशन एरिया के अंदर थी, मतलब जिसपे खेती बाड़ी होती थी, स्टिल द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी लो। तो ये लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मेंशन करनी है
कि लैंड एरिया होते हुए भी जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल था वो बहुत कम था। नाउ क्लास लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्लास, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो जरूर मेंशन करना अपने आंसर शीट में। पार्टीशन का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। क्यों क्लास? क्योंकि जो हमारी मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड थी ना, मतलब जो बहुत उपजाऊ जिसे जमीन कहते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होती है, वो सारी की सारी लैंड, मोस्ट ऑफ द लैंड, सारी भी नहीं बट मोस्ट ऑफ द लैंड कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। पार्टीशन हुआ और जो हमारी पंजाब साइड की जो फर्टाइल लैंड थी, मोस्ट ऑफ द लैंड चलेगी पाकिस्तान में। और स्पेशली अगर इफेक्ट पड़ा तो किस चीज पे पड़ा? हमारी जूट प्रोडक्शन पे। जो जूट की हमारी प्रोडक्शन थी वो इतनी ज्यादा होती थी उस एरिया में, और लोग सारा का सारा एरिया वो पाकिस्तान में चला गया। तो सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ा तो वो कौन सी इंडस्ट्री थी? जूट प्रोडक्शन। अब आप सोचो, जब आप ये चीज अपनी आंसर शीट में लिखोगे, ये तो चलो सब बच्चे लिख देंगे कि जो मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान चली गई, ऑल दैट। लेकिन जब कोई बच्चा ये लिखेगा कि फर्टाइल लैंड पाकिस्तान चली गई और सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट कोई इंडस्ट्री हुई तो वो जूट इंडस्ट्री थी, तो आप सोचो टीचर के ऊपर कितना इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैं साइड बाय साइड वो चीजें आपको हर टॉपिक में बताती रहूंगी क्लास, जो आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करनी है। देखो, India's agriculture was adversely affected by partition at the time of independence. Adversely मतलब बुरी तरह उस पे इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ? A large amount of fertile land went to Pakistan. ये तो सब बच्चे लिख देंगे। लेकिन जब आप इसके आगे ऐड करोगे with severely affected jute production, क्योंकि जो हमारी खास करके जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान में। यानी कि सबसे ज्यादा किसी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ा था तो वो कौन सी इंडस्ट्री थी? वो थी जूट प्रोडक्शन। ठीक है क्लास, तो साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते रहो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। यस क्लास, हमारे पास इरिगेशन के कोई मेथड्स नहीं थे। आपको पता है इरिगेशन का मतलब क्या होता है? जो भी आप क्रॉप्स उगाते हो उनको वाटर चाहिए होता है टाइम टू टाइम। अगर वाटर नहीं मिलता तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या था? ब्रिटिशर्स के अंडर थे हम इंडिपेंडेंस से पहले, और ब्रिटिशर्स ने ऐसा खास कुछ नहीं करा था तो डेवलप द मीन्स ऑफ इरिगेशन। ऐसे कोई उन्होंने, आप कह सकते हो ट्यूबवेल से, ऐसी कोई चीजें नहीं लगवाई थी जो हमारे इरिगेशन के मेथड्स को डेवलप कर सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू डेवलप मीन्स ऑफ इरिगेशन। सर आपको पता है, अगर आपने लगान मूवी भी देखी हो तो जो हमारे फार्मर्स थे वो कंटिन्यूसली किस पे डिपेंड करते थे? रेनफॉल पे डिपेंड करते थे इरिगेशन के लिए, कि भाई भगवान ने बारिश कर दी तो इरिगेशन हो जाएगी, अदरवाइज इरिगेशन के कोई अपने तरीके नहीं थे। आप रेनफॉल पे कितना डिपेंड करोगे? आप मानसून पे कितना डिपेंड करोगे? कि आप इतनी सारी जो अपनी फसल इतनी जरूरत सब रेनफॉल पे डिपेंड करोगे। और अगर रेन नहीं हुई तो वही तो हुआ था लगान मूवी में, इफ यू रिमेंबर, कि बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो सारी फसल खराब। तो क्लास वही बात है, एग्रीकल्चर कॉन्टिन्यू टू डिपेंड ऑन रेनफॉल, कंप्लीटली डिपेंडेंट था इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे। और इसका मतलब क्या है? वल्नरेबिलिटी, रिस्क। वल्नरेबिलिटी मतलब रिस्क। अगर आपके पास अपने इरिगेशन के मेथड्स होते तो बारिश हो या ना हो आपकी फसल सही सलामत उगेगी, क्योंकि आपके पास अपने मेथड है पौधों को पानी डालने के, अपनी क्रॉप्स को पानी देने के। लेकिन अगर आप बारिश पे डिपेंडेंट हो गए तो सोचो कितना रिस्की है। बारिश कभी होती है, किसी साल नहीं होती, मानसून अच्छा आता है, नहीं आता, तो आपकी तो सारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। तो क्लास ये दोनों लाइंस आपको बोर्ड में जरूर लिखनी है। और आप जैसे देख सकते हो, मैंने फर्स्ट लाइन तो सिंपल लिखी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू डेवलप मीन्स ऑफ इरिगेशन। आप देखो आगे दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी है? एग्रीकल्चर कॉन्टिन्यू टू डिपेंड ऑन रेनफॉल। अब मैं आगे वाली लाइन भी इससे लिख सकती थी ना रेड पेन से, लेकिन मैंने वो ब्लैक से लिखी जस्ट टू हाईलाइट, ताकि आप एग्जाम में जो ऐसी मेन लाइंस हैं उन्हें आप अंडरलाइन करो। बहुत जल्दी आई कैची पड़ती है हमारे, एकदम फटाफट देखते हैं आंसर, हमें पता चल जाता है बच्चे को नॉलेज अच्छी है, इसको तभी इसको ये पता है ये हाईलाइट करने वाली चीज़ है, ये नॉर्मल लिखने वाली चीज़ है, एंड वी जस्ट गिव मार्क्स। ध्यान रखना इस चीज़ को, हम फटाफट क्या देते रहते हैं? मार्क्स देते हैं। तो हमें पता है बच्चे को इतनी नॉलेज है, उसने मेन पॉइंट्स हाईलाइट करे, उसे इतनी भी नॉलेज है, ये पॉइंट नॉर्मल है, ये पॉइंट हाईलाइटेड है। तो देखो जब मैंने यहाँ लिखा एग्रीकल्चर कॉन्टिन्यू टू डिपेंड ऑन रेनफॉल, विच मीन्स रेनफॉल पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर शोड ग्रेटर डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, रिस्क पे था एग्रीकल्चर। बारिश हुई तो अच्छी फसल, नहीं हुई तो बेकार। तो एग्रीकल्चर शोड ग्रेटर डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, हाईलाइटेड पॉइंट है क्लास। नेक्स्ट सिस्टम इज क्लास लैंड रेवेन्यू सिस्टम और जमींदारी सिस्टम।
इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, मैं पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। लैंग्वेज आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, आप टी.आर. जैन फॉलो कर रहे हैं, संदीप कर फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम और जमींदारी सिस्टम क्या, तो सिस्टम को समझो, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्लास क्या होता था, सपोज इट इज अ पीस ऑफ लैंड, और इस पीस ऑफ लैंड का एक ओनर होता था जिसकी ये जमीन होती थी, जिसे हम बोलते हैं जमींदार। ठीक है, ये पहला सिस्टम था, अब तो ये सिस्टम एबॉलिश हो गया है। तो जो ओनर होता था लैंड का, दैट पर्सन वाज नोन एज जमींदार। अच्छा, जो इस जमीन के ऊपर काम करते थे वो होते थे पुअर फार्मर्स, पीजेंट्स, गरीब फार्मर्स। वो इतने गरीब होते थे कि उनके पास अपनी जमीन तो थी नहीं जिस पे वो खेती बाड़ी कर सके, अपनी तो कोई लैंड नहीं थी, तो वो जमींदार की लैंड पे काम करते थे, मेहनत करते थे, क्रॉप्स उगा, सारी मेहनत कौन करते थे, फार्मर्स, जिन्हें हम बोलते हैं टिलर्स। ठीक है, इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इसलिए ये जमींदार की जमीन पे जाके फार्मिंग करते थे। ठीक है, अब क्लास क्या था कि आप खुद देखो, जो जमींदार के हेड कौन था, ब्रिटिशर्स। ये थे ब्रिटिशर्स। अब क्या थे, जो जमींदार इन्हें अपनी जमीन देते थे काम करने के लिए, टिलर्स को, तो ये उनसे क्या लेते थे, रेंट लेते थे, किराया लेते थे। ये जमींदारों ने इन्हें अपनी जमीन दे रखी है काम करने को किराए पे, कि चलो हमारी जमीन पे काम कर लो तुम लोग और फसल उगाओ, बेचो, जो भी करो, तो वो इस टिलर से रेंट लेते थे जमींदार। अब क्या होता था क्लास, सिस्टम पूरा समझना, जो ब्रिटिशर्स थे वो किससे रेंट लेते थे, जमींदार से, और जमींदार किससे रेंट लेते थे, टिलर से। ये सिस्टम था। ब्रिटिशर्स जो रेंट या रेवेन्यू लेते थे, तभी हम इसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं, वो लेते थे जमींदार से और जमींदार लेते थे रेंट टिलर से। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स क्यों लेते थे भाई रेंट, क्योंकि उनकी तो इंडिया थी, उनका जो मन करेगा वो तो वो करेंगे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जमींदार से रेवेन्यू लेते थे, फिर से सुन लो, जमींदार टिलर से लेते थे। अब ब्रिटिशर्स ने ना डेट फिक्स कर ली थी कि इस डेट को तो हमें रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, जमींदारों को फिक्स कर रखी थी डेट। अच्छा, अब जमींदार कहाँ से देते थे, वो टिलर से लेके देते थे। तो कई बार फसल खराब हो जाती थी, फसल नहीं उगती थी, टिलर्स की फसल नहीं बिक पाती थी, और बारिश में सारी फसल खराब हो गई, लेकिन कोई मतलब नहीं ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर जमींदार से रेंट मांगते थे, जमींदार को कोई मतलब नहीं कि टिलर के पास पैसे हैं नहीं है, बेचारा गरीब है, कोई मतलब नहीं, और जमींदार इनसे जबरदस्ती क्या लेते थे, रेंट लेते थे, और टिलर्स को देना पड़ता था, चाहे कैसे भी, कुछ बेचो, घर का सामान बेचो, क्यों, क्योंकि इनके पास जमीन नहीं थी। अगर रेंट नहीं देंगे तो इन्हें जमीन नहीं मिलेगी फार्मिंग करने के लिए, और अगर इन्हें जमीन नहीं मिलेगी तो ये खाएंगे कैसे भाई, जो ये फार्मिंग करते थे उसी को बेच के तो खाना खाते थे, उसी को बेच के तो उनका घर चलता था। तो ब्रिटिशर्स ने डेट फिक्स कर रखी थी जमींदार से रेंट लेने की, और जमींदार ने टिलर से फिक्स कर रखी थी। तो फसल हो ना हो, बारिश हो ना हो, फसल खराब हो जाए, सब वेन, ब्रिटिश ने जमींदार से रेंट मांगा, जमींदार ने टिलर से, और कितनी भी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन हो टिलर्स की, जमींदार उनसे रेंट लेते ही लेते थे और आगे उनको देते। और अगर ये जमींदार ब्रिटिशर्स को टाइम पर रेंट नहीं देते तो जमींदार से उनके राइट्स ले लिए जाते थे, जमीन ले लेते ब्रिटिशर्स, और जमींदार जबरदस्ती टिलर से रेंट लेते थे, और जमींदार के पास राइट था कि वो टिलर से कितना भी रेंट ले सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना सीरियसली, तो अगर ब्रिटिशर जमींदार से 500 रुपीज रेंट लेते थे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो जमींदार टिलर से 800 लेते थे, कितने भी ले सकते थे। ये इनसे 800 लेते थे, उसमें से 500 ब्रिटिशर्स को देते थे और 300 अर्न करते थे। लेकिन आप सोचो, टिलर्स जिनका पैसा नहीं है, जो इतने गरीब है, जिनकी पूरी फसल खराब हो गई, वो कहाँ से रेंट देंगे, बट उनसे भी रेंट लिया जाता था। इसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके दोनों नाम क्यों पड़े हैं, जमींदारी सिस्टम इसे बोलते हैं जब जमींदार टिलर से लेते थे रेंट, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसे बोला जब ब्रिटिशर जमींदार से लेते थे। पर ये पूरा सिस्टम क्योंकि रिलेटेड है, पूरा सिस्टम रिलेटेड है ना, इसलिए हमने इसे एक ही नाम दिया है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कह लो चाहे जमींदारी सिस्टम कह लो। ओके क्लास? Yes class, now we would be discussing point number 5 and 6 class। ये सारे वो points मैंने डिस्कस कर दिए हैं जो अकॉर्डिंग टू CBSE प्लानर आपके कोर्स में है। अगर आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये तो आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो कि मैम ये पॉइंट मेरी बुक में है, तो मैं उसे क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी।
बट ये 6 वो पॉइंट्स हैं जो हमारे CBSE प्लानर में होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के सपोर्ट मटेरियल में होते हैं, जो हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं और हमें जो हैंडआउट्स मिलते हैं, तो ये 6 पॉइंट्स उस सेमिनार के हैं जो CBSE की तरफ से है। फिर भी अगर आपकी बुक में कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो और आपको नहीं समझ आ रहा हो तो डोंट वरी क्लास, जस्ट लेट मी नो, मैं आपको इंडिविजुअली वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम बात करते हैं क्लास 2 पॉइंट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। दोनों बहुत इजी पॉइंट्स हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर को यूज कर रहे हो फॉर अर्निंग मनी, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन मीन्स यूजिंग समथिंग फॉर अर्निंग मनी। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है क्लास कि पहले फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते थे वो होती थी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो वो खुद कंज्यूम कर लेते, थोड़ा बहुत बाहर बेच देते थे। पहले तो मेन फूड क्रॉप्स उगाते थे, वो आपको पता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स करा कि आप फूड क्रॉप्स ना उगा के क्या उगाओ, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जो बहुत इजी, जिनकी मार्केट में डिमांड होती है और जो फटाफट बिक जाती है, उसके बदले क्या मिल जाता है, कैश। तो फार्मर्स को फोर्स किया गया, जबरदस्ती उन्हें बोला गया कि आप फूड क्रॉप्स नहीं उगाओगे, आप क्या उगाओगे, कैश क्रॉप्स। आपका इंग्लिश लिटरेचर में एक चैप्टर भी है इंडिगो, जब आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फार्मर्स को फोर्स करा जाता था जबरदस्ती कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे इंडिगो, ठीक है, इंडिगो नील, जिसे नील कहते हैं, टी, कॉफी, क्योंकि इनके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड थी। तो ब्रिटिशर्स जबरदस्ती फार्मर से कैश क्रॉप्स उगवाते थे और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते थे और मेजॉरिटी ऑफ मनी ब्रिटेन भेज देते थे। तो इंडिया के पास तो कुछ आता ही नहीं था। तो फार्मर्स जो पहले फूड क्रॉप्स उगाते थे कि चलो भाई आलू गोभी उगा ली, थोड़ा अपने घर में भी यूज कर दी खाने में, थोड़ा बहुत बेच दी। नाउ फार्मर्स वर फोर्स्ड टू गो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, जैसे इंडिगो, टी, कॉफी, ताकि वो उगाएं, ब्रिटिशर्स उनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करें और सारा का सारा पैसा, सारा का सारा मनी कौन अर्न करे, ब्रिटिशर। सारा का सारा पैसा कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन। तो इससे फार्मर्स को बहुत नुकसान होने लगा था, क्योंकि एक तो उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। चलो पैसे नहीं मिलते थे, पहले वो अपनी उगाई हुई खेती से ही खाना खा लेते थे, अब उन्हें वो भी नहीं मिलता था क्योंकि कैश क्रॉप्स उगानी पड़ती थी, वो भी जबरदस्ती, ठीक है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यस क्लास, टेक्नोलॉजी तो उस टाइम थी नहीं। जैसे आपने देखा कि हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ट्यूबवेल्स और ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये सब तो था ही नहीं इंडियंस के पास, ये टेक्नोलॉजी तो थी नहीं हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। तो आपको पता चलता है जब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो प्रोडक्शन कितनी लो होती होगी, प्रोडक्टिविटी कितनी कम होती होगी। तो क्लास में मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। मैंने आपको फिर मैं रिपीट करूँ जो CBSE हैंडआउट्स में है, फिर भी आप अपनी बुक्स में रीड करो, वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग। बट ये 6 पॉइंट जो कि CBSE सेमिनार में डिस्कस्ड है, तो आप ये 6 के 6 पॉइंट्स, क्लास 6 के 6 समझो। बुक में अगर कम भी हो, 4 पॉइंट्स हो, 5 पॉइंट्स हो, बट अभी 6 के 6 पॉइंट्स क्लास जरूर नोट डाउन करो, इनको जरूर समझो। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है आपकी बुक में तो डोंट यू वरी क्लास, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन clear that particular point individually to each and everyone. Okay, don't you worry about that. I'll clear the point individually to each and every student. बस commercialization of agriculture को अच्छे से समझ लेना क्लास कि instead of growing food crops, फार्मर्स को फोर्स करा जाता था कैश क्रॉप्स उगाने के लिए। और इन्हें कैश क्रॉप्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी मार्केट में हाई डिमांड होती थी, उन्हें फटाफट बिक के इसके बदले ब्रिटिशर्स को क्या मिल जाता था, कैश मिल जाता था। बट इसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन फार्मर्स पे, क्योंकि कैश तो उन्हें मिलता ही नहीं था, वो तो वैसे ही ब्रिटेन चला जाता था। थोड़ा बहुत उन्हें कैश मिलता था, उस कैश से क्या ही होगा, बहुत ही कम, मीगर अमाउंट ऑफ कैश, ना के बराबर। और ना ही वो उनके पास मतलब कह लो ना कि फल सब्जियां होती थी जो वो खुद खा सके। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज एन इजी पॉइंट। तो क्लास 6 के 6 पॉइंट्स आप दोबारा वीडियो जरूर देखना, 2 बार देखना एटलीस्ट वीडियो, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी होती है कि जब आप किसी चीज को 2 बार सुन लेते हैं तो वो आपके माइंड के सब कॉन्शियस वाले पार्ट में जाके बैठ जाती है और ये टिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड में रिटेन रहती है। उसके बाद जब हम इस चीज को बुक से रीड करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। क्लास आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अपनी बुक्स वगैरह में से इन पॉइंट्स को लिखो, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे उनको लिखो, मेक योर नोट्स एंड सेंड इट टू मी सो दैट आई विल चेक। क्योंकि जब आप खुद कोई चीज सुन के खुद रीड करके नोट्स बनाओगे ना, मार्क माय वर्ड्स, आप उसे भूल ही नहीं सकते, वो हमेशा आपके माइंड में याद रहेंगे। ये थ्योरी पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है।
ऐसा तभी होता है कि कई बच्चे थ्योरी नहीं लर्न कर पाते बिकॉज दे डोंट नो द स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडिंग थ्योरी। थ्योरी पढ़ने की, थ्योरी को लर्न करने की, उसे ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रखने की एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें। आप इस वीडियो को एक बार अभी देखो, एक बार कभी बाद में देख लेना। देन ट्राई टू मेक नोट्स ऑन योर ओन। अपनी बुक सामने रखो, यहाँ जो मैंने कुछ मटेरियल कंटेंट लिखा था उसको रीड करो, मर्ज करो एंड नोट्स बनाओ। एंड यू विल सी कि आप कल परसों 4 दिन बाद भी जब इस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये टॉपिक पूरा याद होगा, आपके माइंड में एक एक पॉइंट की डिटेल क्लियर होगी। इज दैट क्लियर क्लास? अगर कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर इट इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।